छात्रों, आज हम लोग वाक्य संरचना, वाक्य विज्ञान, वाक्य के स्वरूप और वाक्यात्मक युक्तियों पर विचार विमर्श करेंगे। वाक्य भाषा के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भाषा की विविध इकाइयों में सबसे छोटी इकाई ध्वनि और उससे बड़ी इकाई है पद, जिसमें रूप तत्व जुड़ जाता है और रूप तत्व को भी हम अलग से विवेचित करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। और वह शब्द जब पद का रूप धारण करता है, पद का रूप धारण करने के लिए उसमें रूप तत्व जोड़े जाते हैं, अर्थात लिंग, वचन और कार्य की दृष्टि से उसमें कुछ प्रत्ययों को जोड़ करके नया रूप उसका गढ़ा जाता है, गठित किया जाता है। और फिर उससे जो बृहत्तर इकाई है वह है उपवाक्य, और उपवाक्य से भी छोटी एक इकाई है, उससे छोटी, जिसको हम पदबंध कहते हैं। माने एक से अधिक पदों का उसमें संयोजन रहता है। यद्यपि वह बाह्य स्तर पर वाक्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वो वाक्य होता नहीं है। तो पदबंध और वाक्य में क्या अंतर है, इसके विषय में हम केवल एक महत्वपूर्ण अंतर की ओर ध्यान दे सकते हैं कि वाक्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया का होना बहुत आवश्यक है। पदबंध में उतने ही पदों का संयोजन होगा जितने वाक्य में होता है, लेकिन वह क्रिया के सीधे प्रयोग के अभाव में वह वाक्य नहीं कहा जाएगा। जैसे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर, यह पदबंध है। इसी को जो हम कहें कि बंदर पेड़ पर बैठा है, बात एक ही है, कथन या अर्थ की दृष्टि से उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन पेड़ पर बैठा हुआ बंदर यह पदबंध है और पेड़ पर बंदर बैठा है यह वाक्य है। तो वाक्य के अध्ययन पर इसलिए विशेष बल है, और जो भाषा के अलग अलग इकाइयाँ हैं उसकी, जिनमें ध्वनि है, शब्द है, रूप है, पदबंध है, वाक्य है, या वाक्य के अंतर्गत जो वाक्यांतर हैं, इन सब को के अध्ययन के लिए अलग अलग शाखाएं विकसित हुई। माने भाषा विज्ञान की विविध शाखाओं में ध्वनि विज्ञान, रूप विज्ञान और शब्द विज्ञान, उसके बाद वाक्य विज्ञान। वाक्य विज्ञान से भी एक बृहत्तर इकाई की परिकल्पना हुई है या उस पर विचार हुआ है, जिसे प्रोक्ति कहते हैं। तो इस तरह से वह भी एक स्वतंत्र चिंतन का विषय हो सकता है, विचार विमर्श का विषय हो सकता है, लेकिन परंपरागत रूप से भाषा में वाक्य विज्ञान को ही सर्वोच्च इकाई मान करके अध्ययन किया जाता है। तो वाक्य विज्ञान एक तरह से भाषा विज्ञान की एक प्रमुख शाखा के रूप में हमारे सामने आता है। इसमें वाक्य की संरचना का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। वर्णनात्मक अध्ययन में हम वाक्य की संरचना और काल विशेष में किस तरह से वाक्य का किसी भाषा विशेष में गठन होता है, उसके कितने भेद होते हैं तथा उसका स्वरूप क्या होता है, इस पर विचार करते हैं। इसी तरह से दो भाषाओं को लेकर के उनकी वाक्य रचना के संदर्भ में
उनका तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं कि वाक्यों के गठन में क्या अंतर है, क्या भेद है, और ख़ास तौर से इस अंतर को निरूपित करने के लिए हम विरेचन पद्धति का प्रयोग करते हैं कि माने कंट्रास्ट कहाँ है, क्या उसमें ऐसे बिंदु हैं जो एक भाषा से दूसरी भाषा से बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे संदर्भ में हम उसका अध्ययन करते हैं। ये वाक्य की अलग अलग परिभाषाएं हैं और उन परिभाषाओं के वैचारिक परिप्रेक्ष्य में एक तरह से यूँ कहिए कि कोई विद्वान उसे घटक के तौर पर, उसके संगठन के तौर पर उसको परिभाषित करता है, किसी ने उसके तत्व के अर्थ की संपूर्णता को ध्यान में रख कर के परिभाषित किया, और कोई विद्वान उसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर परिभाषित किया है। तो इस तरह से जो पतंजलि या पश्चिमी वैयाकरण थ्रैक्स दोनों ने संयोग से वाक्य की एक ही परिभाषा दी है, एक समान परिभाषा दी है, और वो परिभाषा है वाक्य शब्द या पद समूह है जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है, और यह ऐसे शब्दों या पदों का समूह जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो और एक विचार का, एक भाव का की संपूर्ण प्रतीत कराए, वही वाक्य है। अब इसमें दो चीज़ें उभर करके आती हैं। एक तो ये कि ये पूर्ण अर्थ की प्रतीत, और दूसरा शब्द का समूह। ये दो बातें हैं जो विचारनीय हैं। इसमें ये देखा गया कि बहुत से शब्द वैसे वाक्य हैं जिनमें एक ही शब्द होता है, लेकिन अगर हम और गहराई में जाएं तो देखेंगे कि वो शब्द वास्तव में किसी वाक्य विशेष का अध्याहार करते हुए है, अन्यथा केवल एक शब्द से वाक्य नहीं बनता। लेकिन भाषाओं में ये प्रवृत्ति है कि हम कुछ शब्दों को छोड़ देते हैं, उनमें उनका मान लिया जाता है कि इसको आप समझ रहे हैं। जैसे जाओ एक वाक्य हो गया, बैठो ये भी वाक्य हो गया, एक ही शब्द है। इसी तरह से कोई पूछता है आप कब आए, उत्तर मिलता है कल। कब जाएंगे, परसों। तो इसमें कल और परसों ये दो अलग अलग शब्द हैं और ये अपने आप में वाक्य हैं। वाक्य क्यों हैं? क्योंकि कब आए का आगे इसमें अध्याहार कर दिया जाएगा। एक तरह से वो पूरक का काम करेगा कि मतलब कि मैं कल आया हूँ। इसी तरह से कब जाएंगे, मैं परसों जाऊँगा। तो कब जाएंगे का भाव उस परसों में निहित है। इसलिए जो पतंजलि या थ्रैक्स की परिभाषाएं हैं इस दृष्टि से बहुत कमज़ोर नहीं मानी जा सकती हैं। दूसरी बात अर्थ की पूर्णता का है। एक शब्द में भी एक पूर्ण अर्थ आता है, छोटा ही सही, लेकिन उसकी तुलना में और अधिक भाव को समाहित करने की क्षमता, अधिक विचारों को समाहित करने की क्षमता वाक्य में आती है। तो इस दृष्टि से भी वाक्य के विषय में जो पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने की बात कही गई है वह अनुचित नहीं है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि बहुत से वाक्य हैं जो अर्थ के लिए आगे की संभावनाओं की एक जिज्ञासा,
एक आकांक्षा छोड़ करके रखते हैं। जैसे बहुत पूर्ण वाक्य भी अगर आप बोलते हैं, कोई अध्यापक अगर कक्षा में कहता है कि कल कक्षा नहीं चलेगी, तो आपको ये जिज्ञासा तुरंत हो जाती है या छात्रों को हो जाती है कि कल कक्षा नहीं चलेगी तो क्या छुट्टी रहेगी, विद्यालय या विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा, या वह अध्यापक जो कह रहा है वह किसी कारण से वहाँ उपस्थित नहीं होगा, उसकी कोई अपनी समस्या है जिसके कारण से वह कक्षा नहीं लेगा। तो ये वाक्य पूर्ण होते हुए भी एक तरह से बहुत सारी जिज्ञासाओं को जागृत रखता है, शांत नहीं करता है। इसलिए अर्थ की या भाव की पूर्णता का संदर्भ यहाँ कुछ एक तरह से कमज़ोर सा दिखाई देता है। यद्यपि जो जितनी बात कहनी थी वह तो उसमें पूर्ण हो ही गई कि क्लास नहीं चलेगी। अब क्या कारण है, क्यों नहीं चलेगा, ये तो फिर अलग अलग बातें। इसीलिए वाक्य से बड़ी इकाई जो व्याकरणिक दृष्टि से नहीं लेकिन भाव और विचार की दृष्टि से प्रोक्ति की परिकल्पना हुई, और जिसमें एक वाक्य से, दो वाक्य से, अधिक से वाक्य से, या पूरे पैराग्राफ से, और चाहे तो पूरी एक रचना विशेष से हम अपने बात को पूरी तरह व्यक्त करते हैं, तो वो एक अलग परिकल्पना है। ब्लूमफील्ड जिन्होंने, जो आधुनिक भाषा वैज्ञानिक है, जिनकी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी ख्याति है, उन्होंने वाक्य के विषय में कहा है कि वाक्य एक स्वतंत्र रूप है जो किसी भी व्याकरणात्मक रचना के कारण किसी बृहत्तर भाषात्मक रूप में अंतर्निविष्ट नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? वाक्य एक स्वतंत्र रूप है। स्वतंत्र रूप माने गठन की दृष्टि से वह अपने आप में पूर्ण है और उससे बड़ी कोई व्याकरणिक संरचना नहीं है जिसमें वह अपने को समाहित कर दे। माने कि व्याकरणिक रचना की दृष्टि से वाक्य पूर्ण होता है, और अगर उससे कोई बृहत्तर इकाई की बात, जैसे मैंने प्रोक्ति की बात की, तो प्रोक्ति में वाक्य अलग अलग रहते हैं। भले विचारों की श्रृंखला में बहुत सूक्ष्म रूप से वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कारण की दृष्टि से जुड़े होते हैं, लेकिन वाक्य की पूर्णता उससे बाधित नहीं होती है। इसीलिए कहा गया कि और बृहत्तर भाषात्मक रूप में वह निविष्ट, अंतर्निविष्ट नहीं होता, माने उसको हम समाहित नहीं कर पाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है। और एक दूसरे पश्चिमी भाषा वैज्ञानिक है R.H. रॉबिन्स। इन्होंने और सूक्ष्म ढंग से और कुछ आधुनिक शैली में वाक्य को परिभाषित किया है। वाक्य वह वाक्खंड है जिसका उच्चारण परिपूर्ण अनुतानीय लय के साथ किया जा सकता है तथा जिसके पूर्व में तथा पश्चात में अनुच्चार की स्थिति रहती है। वाक्य वह वाक्खंड है। वाणी तो बहुत व्यापक है, तो अखंडित है, तो विश्वव्याप्त है। जैसा कि भारतीय संदर्भ में है कि उसके परा, पश्यंती, मध्यमा और फिर वैखरी की तो सीमाएं हो सकती हैं, लेकिन वाणी की व्याप्ति तो बहुत बड़ी, और उसमें कितने शब्द, कितने वाक्य बनते रहते हैं और नए नए अभिव्यक्ति का रूप धारण करते रहते हैं। तो वाक्य को वाक्य का एक खंड का एक उसका टुकड़ा है, और उसकी विशेषता क्या है? उच्चारण उसका परिपूर्ण है, और परिपूर्णता अनुतानी लय के साथ किया जा सकता है। जैसे कोई आदमी बोलता है, जैसे भोजपुरी वाले रुओं कब ओइली, तो मतलब ये उतार चढ़ाव, संगीतात्मकता, लय के साथ
कई बार तो लोग गद्य का वाक्य होता है उसको भी इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, उनमें भी एक संगीत का की एक ध्वनि समा जाती है, लयात्मक हो जाता है। तो ये पूर्णता इसकी इस दृष्टि से भी है और उससे अनुतान ही लय में प्रस्तुत किया जा सकता है। पूर्व में तथा पश्चात में अनुच्चार की स्थिति रहती है। इसका तात्पर्य है कि वाक्य के पहले कुछ नहीं है और बाद में कुछ नहीं है। माने वहाँ हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, जहाँ शुरू करते हैं वाक्य पहला शब्द और जब क्रिया पर समाप्त करते हैं, या जैसी भाषिक संरचना का नियम हो जहाँ वो समाप्त होता है उसके पूर्व एक हल्का सा विराम अवश्य होता है। वो विराम बहुत हल्का होता है, कई बार पकड़ में नहीं आता है, लेकिन एक एक वाक्य के बाद पूर्व और पश्चात में एक अनुच्चार की स्थिति, एक हल्का चुप्पी का भाव मौजूद रहता है। तो इन्होंने एक तरह से वाक्य को और सूक्ष्म तरीके से निरूपित करने का प्रयत्न किया, परिभाषित करने का प्रयत्न किया। भारत में वाक्य को लेकर के एक महत्वपूर्ण धारणा रही है। मीमांसकों ने दो मत रखे, एक अभितान्वयवाद और दूसरा अन्यताभिधानवाद। तो अन्यताभिधानवाद में वाक्य की सत्ता को प्रधान माना गया, जिनमें वाक्य में कुछ जोड़ने की अवस्था बनी रहती। ये अलग बात है कि वाक्य की सत्ता प्रधान है, इसके माने कि भाषा में पद एक है कि जो एक पक्ष है जो मानता है कि पद ही प्रधान है, पद से ही अर्थ निकल आता है, लेकिन दूसरा ये मानता है कि वाक्य में ये आवश्यक है कि उसकी सत्ता को हम प्रधान मानें, क्योंकि अर्थ की पूर्णता वाक्य के स्तर पर ही संभव हो पाती है। इसी बात को लेकर के ये चॉम्स्की, नियोम चॉम्स्की ने व्याकरण वाक्य के विषय में वाक्य को एक तरह से भाषा के स्थान पर रख दिया। फर्दिनांद ससुर ने कहा था कि भाषा एक अमूर्त मानसिक सैद्धांतिक समुच्चय है, या कह लीजिए कि देशी वक्ता या उस भाषा विशेष के वक्ता के मस्तिष्क में भाषा समाज द्वारा आरोपित नियमों उपनियमों का वह पक्ष है जो अमूर्त है, जिसके तहत वह भाषा का उत्पादन करता रहता है। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए चॉम्स्की ने कहा कि जो वाक्य है इसका एक मनोवैज्ञानिक स्तर है, माने कि ये मस्तिष्क में अमूर्त रूप में उभरता है और उसके बाद इसकी ध्वन्यात्मक उपलब्धि होती है कि ध्वनियों के रूप में से प्रस्तुत करते हैं। तो वाक्य जो हैं दिमाग में जिस रूप में आते हैं व्यक्त करते समय उसका ठीक वही रूप नहीं रहता है, थोड़ा उसमें हम बदलाव कर लेते हैं। जैसे कि राम ने मोहन को भागते हुए देखा, तो राम ने मोहन को भागते हुए देखा, तो यहाँ भाव पहला है कि राम ने देखा, दूसरा है मोहन भाग रहा था। ये दो अलग अलग वाक्य संरचनाएं उसकी चेतना में मौजूद हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति का जो तौर तरीका है या संक्षेपण की जो प्रविधि है, उस वजह से वह उसे इस रूप में प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से वाक्य को हम मूल वाक्य होता है हमारे मस्तिष्क में पहले बीज वाक्य जिसे कहते हैं, और उसी में कुछ जोड़ते हुए उसका हम विस्तार करते चले जाते हैं। माने कि मुख्य रूप से उद्देश्य या विधेय की परिकल्पना है, तो उस परिकल्पना में हम कुछ जोड़ते जाते हैं और जोड़ते हुए
अंत में इस स्थिति में पहुँचते हैं कि वाक्य का विस्तार होता जाता है और हमारी बातों का और अधिक स्पष्टीकरण होता चला जाता है। वाक्य संरचना कैसे होती है, ये भारतीय दृष्टि से कहा जाता है कि जो वाक्य की प्रयुक्तियाँ, जो युक्तियाँ हैं, देखिए उक्ति और युक्ति इनमें थोड़ा सा भेद है। तो यहाँ हमने ससुर के उक्ति संदर्भ को दिया है, लेकिन आपको युक्ति के विषय में पढ़ना है, वाक्य की युक्तियाँ। तो उक्तियों का मतलब यह है कि जो पूर्व कथन चले आ रहे हैं, पूर्व निर्मित कथन, उनको हम जैसे और वाक्यों के विषय में जो सिद्धांत बनाते हैं या प्रजनित करने का, उनकी अनुकारिता में ले आए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका मिजाज या स्वरूप थोड़ा अलग होता है। जैसे जो मुहावरे हैं, हाथ धोकर पीछे पड़ना, अब इसको अगर कोई बोलता है तो इसका क्या तात्पर्य कि हाथ धोकर पीछे पड़ना या ऊँट के मुंह में जीरा, ये अपना जो अभिधार्थ है वह पूरी तरह से छोड़ देता, पूरी तरह से। और इसमें कहने के लिए कोई अर्थ की बाधा भी नहीं है कि आप लक्षण व्यंजना की चर्चा करें। ये उक्ति एक तरह से पूर्व निर्मित है और ये एक तरह से हम एक दूसरे अर्थ के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं, और जिसको हम मुहावरा या लोकोक्ति कहते हैं। ये मुहावरे और लोकोक्ति लोक के अनुभवों से, उसके व्यवहार से एक नए स्वरूप में ढलकर हमारे सामने आते हैं। उनमें बहुत बदलाव करने का, अर्थ में कुछ नयापन डालने का हमारे पास साधन नहीं होता है। वाक्य संरचना कैसे होती है, ये भारतीय दृष्टि से सार्थकता, शब्दों की, पदों की सार्थकता होनी चाहिए, जो शब्द नियोजित हों सार्थक हों, और एक दूसरे के साथ आने की उनमें योग्यता हो। जैसे राम पानी पीता है तो पीना क्रिया पानी के साथ आएगी, तरल के साथ आएगी, नहीं कि राम पानी खाता है। ये योग्यता होनी चाहिए उसकी। तो शब्दों को, हम जिन शब्दों को एक अन्य में ला रहे हैं, उनमें परस्पर ऐसी अर्थात्मक क्षमता हो, सार्थकता हो कि वो एक दूसरे के साथ जुड़ सके। आकांक्षा माने कि उसे कोई भाव को जानने को, विचार को जानने की एक इच्छा जगा सके। सन्निधि कहते हैं पास पास हों, ऐसा नहीं कि एक शब्द आज बोल दिए, एक शब्द कल बोले, एक परसों बोल दिए तो उससे वाक्य बन गया। एकदम एक क्रम में बोलते जाइए, उसमें ज़्यादा अंतराल ना हो, बल्कि ज़्यादा अंतराल होता है तो लोगों को अनुचित लगने लगता है। तो और उन सब की एक अनूठी हो, एक सैद्धांतिक नियम, और रचना के आधार पर हम चयन करते हैं शब्दों का कि सूक्ष्म अर्थ हमारा कैसे व्यक्त होगा। वाक्य जो हैं वो संरचना की दृष्टि से एक तरह से सरल वाक्य होते हैं, जिसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। एक जो है मिश्रित वाक्य है, जिसमें एक मुख्य वाक्य है, एक उस पर आधारित वाक्य है। माने विद्यालय बंद होगा तब विद्यार्थी अपने घर जाएंगे, माने विद्यार्थी का घर जाना विद्यालय के बंद होने पर निर्भर करता है। ऐसे ही दो वाक्य ऐसे कि जो दोनों प्रधान हों, मोहन दौड़ता है और राम किताब पढ़ता है। तो मोहन दौड़ता है, राम किताब पढ़ता है, इन दोनों में एक तरह से स्वतंत्र हैं, और से आप उसको जोड़े हुए हैं, चाहें तो अलग कर दें, एक दूसरे की जगह नहीं आ सकते। इस तरह से कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि वो बाह्य केंद्रिक होते हैं और कुछ अंतः केंद्रिक होते हैं। तो जैसे अंतः केंद्रिक है कि बहुत सुंदर लड़की बेंच पर बैठी है, तो बहुत सुंदर लड़की से अलग नहीं है, दोनों एक ही में निहित हैं, और उसमें आप चाहें तो बहुत सुंदर को हटा देंगे या तो भी बात का बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, विचार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से दूसरे की
मोहन कुत्ते से डर गया। तो यहाँ कुत्ते से डर गया, हम कुत्ता को मोहन की जगह नहीं कर सकते हैं। ये वही केंद्रिक रचना है। तो इस तरह से ये रचनाओं का माने वाक्य के संरचना का इस तरह का भेद भी किया गया है। तो और वाक्य काल की दृष्टि से भी भेद करते हैं, क्रिया को ध्यान में रख करके, या वाक्य के गठन में हम कारकी तत्वों का बहुत ध्यान रखते हैं कि कौन कर्ता की जगह आए शब्द, कौन कर्म की जगह आए, कौन करण की जगह आए, और उनमें कौन सा परसर्ग लगे या बिना परसर्ग उसका प्रयोग हो। तो कई बार कुछ भाषाओं में स्थान महत्वपूर्ण हो जाता है, कुछ में विभक्ति आदि लगी है, स्थान महत्वहीन हो जाता है। तो ये संस्कृत में है कि शब्द को आप कहीं भी रखिए वाक्य बाधित नहीं होगा, लेकिन हिंदी में या अंग्रेजी में इनका अपना विधान है। अंग्रेजी में अलग है, हिंदी में अलग है। जैसे अंग्रेजी में है कि ही इज़ गोइंग, तो करता है, उसके बाद सहायक क्रिया है, फिर मुख्य क्रिया है। और हिंदी में है करता है, फिर कर्म है, और फिर मुख्य क्रिया है, फिर सहायक क्रिया। तो इस तरह से उसका एक क्रम बना हुआ है। तो उसका भी अनुपालन करना अपेक्षित होता है। वो भाषा की प्रकृति और उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो इसलिए कई बार निषेधात्मक वाक्य हैं या पॉजिटिव हैं या किसी वाक्य में प्रश्न है, तो इस तरह के भी भेद वाक्यों के बनाए गए। प्रश्नवाची वाक्य, सकारात्मक, निषेधात्मक और पूर्ण वाक्य, अपूर्ण वाक्य, ये ज़्यादातर क्रिया पे आधारित होते हैं कि क्रिया पूर्ण है अपूर्ण है, उसी आधार पर हम वाक्यों का विभाजन करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि वाक्य के विषय में हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातें की। जो वाक्य की युक्तियों की बात है, युक्तियाँ वही लक्षण हैं जिसमें कि हमने बताया कि कैसे पद, पदबंध और जुड़ करके वाक्य बनाते हैं और उसमें कैसे कारकी तत्व की चिंता रहती है। तो एक तरह से व्याकरणिक दृष्टि से, घटकीय दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से वाक्य की महत्ता पर, उसके संयोजन और अन्वित पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद।